रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे को लेकर आज आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए खास है, इसलिए विशेष है क्योंकि बात हमारे उस पड़ोसी देश की हो रही है जिसके साथ भारत के मधुर संबंधों पर अब आतंकी साया, इस्लामिक कट्टरपंथी साया मंडरा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर तख्ता पलट हो चुका है, जहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही उपस्थित हैं। शरण वो कहां लेंगी, स्थायित्व कहां होगा, इस पर अभी चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुई, आरक्षण क्या सिर्फ एक बहाना था? निशाना क्या उन हिंदू परिवारों को, उन हिंदुओं को बनाना था जो बांग्लादेश में लगातार एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे? क्योंकि बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट होता है, खबर आने लगती है कि हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मोहल्लों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके व्यापार को निशाना बनाया जा रहा है और एक एक करके हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है। 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को, हिंदुओं की आस्था को, उनके कारोबार को टारगेट किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में तो अस्थिरता आ चुकी है, हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या वक्त आ गया है कि सीएए को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से स्टैब्लिश किया जाए? और साथ ही साथ क्योंकि बांग्लादेश की जो अस्थिरता है वो कहीं ना कहीं से भारत को प्रभावित करेगी, भारत के डेमोग्राफी को प्रभावित करेगी, तो क्या अब वक्त ये भी आ गया है कि एनआरसी से घुसपैठियों पर वार किया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की बांग्लादेश की परिस्थिति है वो इस बात के संकेत दे रही है कि भारत में घुसपैठियों का दबाव बढ़ सकता है। पहले ही भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों ने भारत के बहुत मेजर जो राज्य हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे इलाकों की बात करें, और अब तो झारखंड भी इसमें शामिल हो चुका है, रोहिंग्याओं ने घुसपैठ कर ली है। और ऐसे में बांग्लादेश की अस्थिरता क्या एक बार फिर से उन घुसपैठियों को एक आधार देगी? हालांकि भारत सरकार की तरफ से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बॉर्डर्स को किस तरीके से सील करना है उसे लेकर चिंतन मंथन चल रहा है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और खास तौर से शेख हसीना के असाइलम को लेकर, उनकी शरण को लेकर मंथन चिंतन चल रहा है। क्योंकि जो चीजें आज बांग्लादेश में हुई है वो केवल एंटी हसीना सेंटिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स थे, जिसे पूरी तरह से आग देने का काम किया जमात इस्लाम जैसे संगठन ने, जिनको आधार मिल रहा था पाकिस्तान और आईएसआई का। यानी आरक्षण तो बस एक बहाना था। यहां पर एंटी इंडिया जो फोर्सेस थी वो हिंदू सेंटिमेंट्स, इंडियन सेंटिमेंट्स, इंडिया से जुड़े हुए जो सेंटिमेंट्स थे उनको टारगेट करने का प्रयास कर रही थी। और देखिए, ये चंद तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है कि क्या ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे केवल आरक्षण ही ये मुद्दा था, या खास तौर से टारगेट किया जा रहा था? हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी जो मोहल्ले हैं वहां पहुंचकर उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, इस्कॉन टेम्पल उसको किस तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया, वहां तोड़फोड़ की गई है। इसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारी चिंता बढ़ रही है, इसलिए हाई लेवल मीटिंग होती है। आज सुबह ही 10 बजे करीब सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति नहीं की और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार का जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेकर सरकार बेहद चिंतित है और इसीलिए बॉर्डर की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ की फोर्सेस बढ़ा दी गई है। यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो घुसपैठ की वजह से नो गो एरियाज बन गए थे, उन एरियाज की स्क्रूटनी भी शुरू की जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि छुपते छुपाते उन इलाकों में वो घुसपैठिए घुस जाए जो आने वाले वक्त में भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये तमाम जो पहलू है, बांग्लादेश में जलती हुई ये जो अग्नि है, इसका असर बड़ा अगर भारत पे पड़ रहा है, पड़ सकता है, तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? और खास तौर से क्योंकि स्थिति केवल बांग्लादेश की नहीं है, बांग्लादेश में जो स्थिति है उसके पीछे कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है, यहां तक कि अमेरिकी सीआईए का भी हाथ होने का संकेत मिल रहा है। कुछ विशेषज्ञ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को क्या करना होगा? साउथ एशिया में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा था, विश्व मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा था, लेकिन चीन को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए चीन ने चौतरफा भारत को घेरने का
प्रयास किया। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे भी अगर चीन का एक आधार बनता है तो फिर भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज, ये सब सवाल होंगे आज रण क्षेत्र के दौरान। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए वो टीजर रिपोर्ट जो स्पष्ट रूप से कह रही है कि बिल्कुल समय आ गया है एनआरसी लागू करने का। एनआरसी को लागू करो और घुसपैठियों को बाहर करो। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जारी हिंसा के चलते भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में घुसपैठियों से बचाव का एकमात्र समाधान है एनआरसी। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, इन हालातों के मद्देनजर एनआरसी लागू करने का ये सबसे सही वक्त है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एनआरसी। एनआरसी एक रजिस्टर जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में अब इसे पूरे भारत में लागू करने की जरूरत है। एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। कोई भी घुसपैठिया भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके, इस पर भी रोक लगाना है। आज के हालातों से पैदा हुए खतरे को रोकने के लिए एनआरसी लागू करना और जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू परिवार की हत्या हुई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाने की भी पूरी तैयारी और चौकसी रखी जाए। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश के हालातों पर भारत की पहली नजर है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि हम एनआरसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। आखिर क्यों जरूरी हो जाता है एनआरसी? इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के कुछ राज्यों की डेमोग्राफी सिर्फ अवैध घुसपैठियों के चलते बदल गई, जिसमें 5 राज्य वो हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे। बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए 5 राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम शामिल हैं। इन राज्यों में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसमें अवैध घुसपैठिए भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अवैध घुसपैठियों द्वारा इन राज्यों में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। हाल ही में झारखंड चुनाव के प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि असम में घुसपैठियों की वजह से आज मुस्लिमों की तादाद पर वो 40% से अधिक पहुंच गई, जो इस राज्य के साथ साथ इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और बांग्लादेश की आज की परिस्थिति भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज की तारीख में एनआरसी को लागू करना ही समय की सही मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। About recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around
a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह रहे हैं कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत चिंतन के साथ हर एक स्थिति पर नज़र बना कर रख रही है। हर एक स्थिति को देखते हुए ही समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये एंटी इंडिया फोर्सेस की विक्ट्री है, ये भारत विरोधी तत्वों की जीत है। और अगर ये परिस्थिति है तो भारत के लिए अब रिश्तों को तय करना, यानी वो शेख हसीना के साथ जाए या देश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में जाए, इसकी प्रायोरिटी तय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और उससे भी बढ़कर घुसपैठियों की जो समस्या बढ़ जाएगी, उससे कैसे निपटा जाएगा, उस पर क्या स्थिति बनेगी, इस पर एक कदम क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में। और आइए जिनसे सवाल होगा, यानी आज के पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट में है जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर एएस बहल सर हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। हमारे साथ इस वक्त जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक पर्सन विनोद बंसल जी भी हैं, बहुत स्वागत विनोद जी, नमस्कार। देखिए परिस्थितियां, आप तीनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रण देने का मेरा जो उद्देश्य था, मैं ये चाहती हूं कि देश की तमाम जो मीडिया है बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रही है, हिंदुओं की बात हो रही है, लेकिन डीप में जाकर कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये आज की परिस्थिति नहीं है। इसकी शुरुआत 1971 से हो चुकी थी। मैं चाहती हूं कि वहां से हम इस पर जरूर डिस्कस करें और डिस्कशन के लास्ट में किसी सार्थक समाधान तक भी पहुंचे। डॉक्टर बहल, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि ये पूरी जो परिस्थिति है, ये एंटी इंडिया फोर्सेस की विक्ट्री कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये विक्ट्री तो है, देश के लिए, हमारे देश के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा अब साम्राज्य आने वाला है जिसकी सोच में ही भारत विरोध होगा। तो अब भारत के लिए वो सेंटिमेंट्स जो शेख हसीना के साथ जुड़े हुए हैं, या वो सेंटिमेंट्स जो दो देशों के रिश्तों में जुड़े होते हैं, कौन से सेंटिमेंट्स को प्रायोरिटी देने का ये समय आ जाएगा? डॉक्टर बहल। थोड़ा सा अगर आप मुझे समय दे तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं 3 साल से ऊपर रहा हूँ बांग्लादेश के अंदर, और इन सभी पार्टीज के साथ मेरे काफी अच्छे संबंध रहे हैं, जो कि एक डिप्लोमेट को करने बहुत जरूरी होते हैं। तो इसमें 4 मेजर पार्टीज, अवामी लीग जो फ्रीडम फाइटर्स की है वो तो आपको मालूम ही है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी 75 में उनको भी आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलके उनको मार दिया गया, 40 के करीब उनकी फैमिली मेंबर्स को भी मार दिया गया था। उस टाइम पे शेख हसीना बाहर थी देश से। दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जियाउर रहमान की वाइफ है खालिदा जिया, और जियाउर रहमान जनरल थे, उन्होंने 76 से पहला मार्शल लॉ लगाया था। उसके बाद जनरल अरशाद जो जातीय पार्टी के थे, बीएनपी के बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तानी आर्मी के साथ तो इनके स्पेशली क्लोज रिलेशंस रहे हैं। जो चौथी पार्टी है, तीसरी मैंने आपको बताई, जनरल अरशाद की जातीय पार्टी है, जो 81 से 86 तक जनरल अरशाद का भी मार्शल लॉ था। और ये पार्टी जो है ये भी मोर ओरिएंटेड, हालांकि इसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे किसी समय में, तो ये मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है देन टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन इंडिया को उनकी जरूरत है, मतलब उनको लगता है कि इंडिया की जरूरत है हमें। जामियत इस्लामी जो है कट्टर पार्टी है, इसकी पूरी फंडिंग, इसकी पूरी जो आइडियोलॉजी है, उसको आईएसआई और पाकिस्तान के साथ क्लोज लिंक है। और कहीं ना कहीं जो भी पाकिस्तान चाहता है या आईएसआई चाहता है, सबसे पहले जामियत इस्लामी से शुरू करता है। और वही अगर आप देखें, जब खालिदा जिया को जेल में डाला गया, इलेक्शन नहीं लड़ी लास्ट, तो उस समय उनको मुद्दे की तलाश थी, और मुद्दा मिल गया उनको आरक्षण का। और जैसे ये मुद्दा मिला, आईएसआई और पाकिस्तान ने, ये मेरी अप्रिसिएशन है, न्यूज़पेपर्स में तो आएगा नहीं ये चीजें, मेरी अप्रिसिएशन है कि आईएसआई और पाकिस्तान ने मिलकर विद चाइनाज बैकिंग
उन्होंने जामियत इस्लामी का पहले इस्तेमाल किया, फिर बीएनपी। जितनी भी पॉलिटिक्स शुरू होती है बांग्लादेश में वो यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, खासकर ढाका यूनिवर्सिटी से। तो उसमें जो भी स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, इन सभी पार्टी के स्टूडेंट लीडर्स हैं और सभी पार्टी के स्टूडेंट लीडर्स बहुत एक्टिव होते हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो फोर्स किया ये लार्ज स्केल राइट्स पूरे देश में, ताकि शेख हसीना रिजाइन कर दे। लेकिन उनका एम क्या है? अगर आप देखें इसमें हाथ किस किस का है? चीन का है। जहां भी चीन ने हाथ डाला है, चाहे वो श्रीलंका है या पाकिस्तान है, वो एकदम कंगाली स्टेट पे उनको लेके आए। और उसके बाद वही होता है जो आज बांग्लादेश में भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है। और ये आज की स्ट्रैटेजी नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को बनाने में ये दशकों से अगर देखें तो जमात इस्लामी के जो चेहरे पर है 16 सालों के बाद ये मुस्कान आई है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक अगर आप देखें तो शेख हसीना ने यहाँ पर राज किया और बहुत हद तक जो परिवर्तन हुआ वो हमने 3 एस्पेक्ट्स में देखा। खासतौर से जब हम तीस्ता नदी का मैटर देख रहे थे, भारत के प्रति उनका नरम हमने खासतौर से देखा। कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, चीताकॉम पर जिस तरीके से घुसपैठियों की एक मार हो रही थी वहां पर एक रोक लगती, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है क्योंकि हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं और 1971 की लड़ाई में उन्होंने हिस्सेदारी दी है, तो ऐसे में कर्नल साहब आपके पास आते हुए देखिए, स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो बांग्लादेश हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, लेकिन आज की तारीख में जो कहते हैं ना कि हमने क्या किया, हम पड़ोसी नहीं बदल पाए, हमने बॉर्डर्स बदल दिए थे। लेकिन बॉर्डर्स बदलने के बावजूद अगर अंदर की स्थिति आज ऐसी हो जाती है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और 1971 के बाद आज 2024 में क्या बहुत बड़ा फर्क आएगा। 1971 में बांग्लादेश हमारा दोस्त था, आज हमारा दोस्त नहीं है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर तो जयशंकर जी ने कहा, जब पूछा गया कि क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, तो उन्होंने कहा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि बात वो कहिए जिस बात के 2 पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। मगर सच्चाई ये है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसमें पाकिस्तान और चाइना की एक्टिव कन्नाइवेंस है और अमेरिका का टैसिट अप्रूवल है। कारण ये टेकिंग चाइना फर्स्ट कि वो तीस्ता रिवर के अंदर सफाई करने का ठेका लेना चाहता था, बांग्लादेश से नहीं दिया गया। वो बांग्लादेश के चिटागांव पोर्ट के ऊपर अपनी सबमरीन और वारशिप
को डिप्लॉय करना चाहता था, नहीं करने दी गई। और फिर जब शेख हसीना वहां पे गई और उन्होंने $5 बिलियन की सहायता मांगी, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उनको $100 मिलियन के लिए कहा गया। लिहाजा वो एक दिन का अपना टूर कम करके वापस आ गई। चाइना को बुरा लगा। ये तो कारण चाइना का हो गया कि व्हाई ही इज ए पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान के साथ ऐसा था कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी थे उनकी दुकानें शेख हसीना ने बांग्लादेश में बंद करा दी। जो उसका ख्वैस बाजार है उसमें असम के उग्रवादी थे, उन उग्रवादियों को साफ करा दिया। अब ये पाकिस्तान को नामंजूर। दूसरे 1971 की गैरत और बेइज्जती पाकिस्तान के दिमाग में हमेशा से रहती है। लिहाजा ISI ने ये जमात इस्लामी के द्वारा इंग्लैंड में बैठ के एक रची साजिश यहाँ के तख्ता पलट की। अमेरिका चाहता था कि बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के एक आइलैंड को वो अपना एयर बेस बना ले, लेकिन शेख हसीना ने इसका जिक्र भी किया था 2 महीने पहले, उन्होंने नहीं दिया। लिहाजा अमेरिका का भी इस तख्ता पलट के लिए टैसिट अप्रूवल था, जो अब साबित हो गया जब उन्होंने उनके वीजा को कैंसिल कर दिया। तो हुआ तो ये इसलिए। अब वहाँ की फौज के ऊपर आते हैं। हालांकि जो वकार साहब हैं उनके आर्मी चीफ, उनको शेख हसीना नहीं चुना, लेकिन उनके जो 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उसमें से 4 ऐसे हैं जो हसीना के खिलाफ थे। थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप। सर, अभी तो ये भी खबर आ रही है कि सेना में भी बदलाव किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि मेजर जनरल को भी वहाँ चेंज कर दिया गया। जी, मेजर जनरल एक थोड़ी है, 17 मेजर जनरल है। नहीं, जो करीबी माने जा रहे थे, जैसा कि आप भी जिक्र करें, उनको चेंज किया जा रहा है चुन चुन कर। तो वो मेजर जनरल, उनमें से भी बहुत सारे शेख हसीना के खिलाफ है। इन्होंने दबाव डाला कि आप शेख हसीना से कहिए। एक तो शेख हसीना को देश के नाम संबोधन भी नहीं देने दिया गया और कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए और यहाँ से छोड़ के चली जाइए। खैर यहाँ पे आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इससे भारत को ही तो सबसे बड़ा नुकसान है। भारत को नहीं, भारत को ही। कारण ये है कि हमारा बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर है, यानी चीन के साथ 3500 किलोमीटर, यहाँ पे 4000 किलोमीटर, और वो भी कोई पुख्ता नहीं है, कारपेट वायर है, टूटा फूटा यहाँ वहाँ। अब जब वहाँ कूप वाली स्थिति है तो वहां से एक्सोडस होगा। अब वो एक्सोडस को भी अगर देख ले तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जेल से 500 कैदी भाग गए, जिनमें ज्यादातर खुखार आतंकवादी हैं और जिनको ISI हिंदुस्तान में भेजने का प्रयत्न करेगा ताकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। तो एक्सोडस का प्रॉब्लम 1, टेररिज्म का बॉर्डर पे में जो BSF की तैनाती है उसको लाना होगा और कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। और एक एलिमेंट ऑफ फोर्स लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्री एक्टिव एक्शन भी लेना होगा। प्री एक्टिव एक्शन, बिल्कुल, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, आपकी ये लाइन मुझे एकदम रट चुकी है कि हमेशा हमें पहले एक्शन का नहीं, रिएक्शन कीजिए, तब एक्शन का वेट कीजिए, और ये परिस्थिति कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन विनोद बंसल साहब, देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, अगर कल से लेकर आज तक देखिए तो वहाँ के लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये तो क्रांति है, ये बदलाव है, ये एक ऐसा बदलाव है जिसका इंतजार बांग्लादेश दशकों से कर रहा था। भाई सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्रांति लूट की छूट नहीं देती, क्रांति हत्याओं की छूट नहीं देती, क्रांति हिंदू मंदिरों को टारगेट करने की छूट नहीं देती, क्रांति हिंदू व्यवसायियों को मारने की छूट नहीं देती, हिंदू नेताओं को मारने की छूट नहीं देती। तो ये कैसी क्रांति है? भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आज हमने मुद्दा भी रखा कि एक तरफ NRC को भी लागू करने का वक्त आ गया है और CAA को लेकर भी जो कंफ्यूजन है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कन्विक्शन के साथ उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। तभी हम कह सकते हैं कि हम भारतवासी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़े हैं। विनोद जी, देखिए, इसमें जब आपने इतिहास की बात करी तो हमें समझना पड़ेगा कि मेरी बात थोड़ी इको हो रही, थोड़ा ठीक कराना। ठीक है सर, प्लीज ठीक कराते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। भारत बांग्लादेश के अंदर कभी 32% हिंदू हुआ करते थे, आज 8% से भी कम है। कहाँ गए? कौन खा गया? तो धरती में समा गया, आकाश से निकल गया।
ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि देखिए जिस तरह से जिहादी गतिविधियां कट्टरपंथी जो लोग हैं, जब वो उस लोकतंत्र को खाने पे तुले हुए थे, अब उन्होंने आखिरकार लोकतंत्र की हत्या कर ही दी। आप देखिए कि एक बार नहीं है, ये जो इस्लामिक कंट्रीज में बराबर बार होता है। जहां भी इस्लामिक कंट्री में लोकतंत्र हुआ, वहीं पर उस लोकतंत्र की हत्या करने को लोग ये जो कट्टरपंथी जिहादी ताकतें खड़ी हो जाती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी हो। आप देखिए अगर कहीं इस्लामिक कंट्रीज में थोड़ी बहुत की शांति बची है तो मोनार्की वाली रह गई बस। मतलब क्या हुआ कि ये जहां जो है ना, जो ये डंडे के आ रहे हैं, जहां डंडा चलता है तो वहां शांत रहते हैं, और जहां डंडा थोड़ा लूज हो जाता है उसके बाद में ये खुद अपने डंडा चलाने लग जाते हैं। आप देखिए ये जो स्थिति है सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज की नहीं है। आप बांग्लादेश की से बाहर अगर हम निकल भी जाएं तो आप ब्रिटेन की स्थिति देखिए, फ्रांस की स्थिति देखिए, जहां पर जिन लोगों ने इनको शरण दी उन्हीं को शरणार्थी बनाने पर तुले हुए हैं। आखिरकार क्यों इस मानसिकता को समझाना पड़ेगा, इस मानसिकता को आपको समझना पड़ेगा और दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आखिरकार देखिए कि एक ताकत हमें बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा इजराइल से। आप देखिए यहूदिया का एकमात्र कंट्री है, आप देखिए ना दुनिया के अंदर, और वो जो है एकमात्र कंट्री ने कितने सारे 56 कंट्रियों को नाको चने चबा रखे हैं। और दुनिया के अंदर कहीं भी यहूदी है तो वो कह सकता है अपने दमखम के साथ में यहाँ इजराइल मेरे साथ है। तो ऐसी स्थिति भारत के साथ भी बननी चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान या अफगानिस्तान कोई अभिन्न हिस्सा भारत के रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारत की संस्कृति और बांग्लादेश की संस्कृति या भारत का विकास और बांग्लादेश का विकास कोई अलग नहीं है। बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने का काम, उसके विकास की मुख्य धारा में लाने का काम और उसको एक तरह से विकास की एक ऊंची सीढ़ी तक पहुंचाने का काम भारतीय और भारत में बसे हुए बांग्लादेश में बसे हुए भारतीय नागरिकों के साथ में हिंदू समाज का भी बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि जिस मुद्दे को लेकर के ये तथाकथित आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन का एकमेव उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री उस रिजर्वेशन को विड्रॉ कराएं। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री को अपना वहां से छोड़ जाए। अब तो प्रधानमंत्री भी चले गए और उसके बावजूद भी, बिल्कुल उसके बावजूद भी अगर हिंदू बहुल इलाकों में ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होगा कि क्या वाकई ये सिर्फ आरक्षण के लिए हो रहा था या इसके पीछे कुछ और ताकतें थीं जो काम कर रही थी, जिनकी आज कही जा रही है कि जीत हुई है। लेकिन ये जीत, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि इस मामले में कम से कम विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि वो सरकार के फैसले के साथ होगी, लेकिन फिर भी भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो खाते यहां का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनकी तरफ से दबी जुबान में ही सही, लेकिन इस परिस्थिति को लेकर खुशी मनाई जा रही है। ये कितना खतरनाक है भारत के लिए, इस पर भी सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ है। भारत का पड़ोसी देश अगर इस्लामिक जिहाद की जद में आता है तो ये भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। जारी है चर्चा, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो रण क्षेत्र में बात हो रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, इसके बाद भारत पे घुसपैठियों का जो दबाव बढ़ने वाला है, उसे लेकर भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए। देखिए एक मैप हम आपके सामने रख रहे हैं, बांग्लादेश की सीमा से कैसे वो राज्य जो मुश्किलों में फंस सकते हैं, वो 5 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। दरअसल इन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती हैं और इन्हीं राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए और असम की बात की जाए तो यहां पर जो डेमोग्राफी चेंज हुई थी उसकी सबसे बड़ी वजह रोहिंग्या घुसपैठिए थे। इसका जिक्र बाकायदा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कई बार कर चुके हैं कि देखिए आने वाला वक्त ऐसा होगा कि असम एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा, और ऐसे में स्थिति पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है ये आप जानते ही हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, अगर वो परिस्थिति पूरी तरीके से सही समय पर काबू नहीं की जाती है तो ये 5 राज्य और इसकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जहां पर 2001 में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो जो हिंदुओं की आबादी 73% थी, 2011 में वो घटते घटते 71 हो जाती है और 24 तक के हालात तो बेहद खराब होने लगते हैं परसेंटेज के लिहाज से अगर देखें तो। असम की भी कुछ ऐसे ही हालात, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसी ग्राफिक के साथ एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास लौटते हुए डॉक्टर बहल, देखिए 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा जिनके लिए चैलेंजेस होगा घुसपैठ को रोकना, और खास तौर से ऐसे समय में जब हम लगातार
सकते हैं। खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम के माध्यम से एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया था। हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई, सवाल कई खड़े हुए, कुछ लोगों के लिए वो वोट बैंक है, लेकिन आज की परिस्थिति बदल चुकी है। एक सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी परिस्थिति है ये पाकिस्तान जन्य है, यानी पाकिस्तान इसका ओरिजिन है, उसका बेस है। और पाकिस्तान के साथ जो आप लोग भी लगातार बोलते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही थी, ब्लीड इंडिया इन 1000 कट्स। तो अब उसके लिए मौके अलग अलग तलाशे जा रहे हैं और इस बार बांग्लादेश को अस्त व्यस्त करके पाकिस्तान ने वो मौका ले लिया है। हमारे लिए क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है, न केवल बॉर्डर्स के लिहाज से बल्कि कूटनीति के लिहाज से भी मैं सर आपसे समझना चाहूंगी। डॉक्टर बेहल, अब 2 करोड़ के करीब घुसपैठिए भारत के अंदर, ये फिगर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। और साथ में ये 5 देश की डेमोग्राफी जैसे आप बता रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आज से नहीं, जब मैं वहां 94 से 97 में था तब से ये चल रहा था, लेकिन अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज आती है कि जब हम देश टू देश रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉर्मली रिलेशनशिप रखती है गवर्नमेंट्स के साथ, विच एवर द गवर्नमेंट इज इन पावर, जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है उसके साथ रखती है। लेकिन अभी बड़ी यूनिक सिचुएशन है, अभी आर्मी का कंट्रोल है, पर कंट्रोल नहीं भी है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि पूरे बांग्लादेश के अंदर हर चप्पे चप्पे पे या हर विलेज के अंदर वो हिंदुओं की रक्षा कर सके। तो कहीं ना कहीं एक तो इंटेंट है, इंटेंट भी अभी उनका थोड़ा वीक दिख रहा है। लेकिन अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लियर मैसेज दे बांग्लादेश आर्मी चीफ को, वैसे भी उन्होंने इंडिया में आना था इस महीने के एंड में, उनको क्लियर मैसेज दे कि देखिए माइनॉरिटीज को आप प्लीज प्रोटेक्ट करें। मेरा सवाल बस एक जुड़ेगा आपकी इसी बात पर। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड सर। लास्ट चीज, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो भी इंडिया आना चाहती है। अगर हम बॉर्डर सील कर देंगे और ये वो हिंदू पॉपुलेशन है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनका कौन ख्याल रखे?
ठीक है, नहीं लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि आपने जो बातें कही उससे हर कोई सहमत है, लेकिन ये कहते हैं ना कि आप जब फ्रेंड्स को चुनते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके फ्रेंड्स और पोटेंशियल फ्रेंड्स, बहुत बारीक सा अंतर होता है। जब तक शेख हसीना थी तब तक की बात अलग थी, आज अगर सरकार बदल रही है, अगर वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ रही है जो पाकिस्तान और चीन के हाथ में खेलेगी, तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे हो, इसको लेकर थोड़ी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी निश्चित रूप से। बिल्कुल, अगर आप 2 मिनट दे दें तो मैं इस पे 10 सेकंड सर प्लीज, क्योंकि बाकी के 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल, हाँ, लास्ट 2 मिनट। हाँ जी। अगर आप म्यांमार का साथ देखें तो म्यांमार के साथ हमने पहले मिलिट्री जनता के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखी, तो चीन ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा वहां पे कंट्रोल कर लिया और अब बहुत मुश्किल सा हो गया हमारा म्यांमार के अंदर इंग्रेस करना। हालांकि अभी तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, काफी कुछ साल से पहले 2021 से वापस आमी जनता का रूल है वहां पे। उसी तरीके से हमें फिर भी एंगेज करना पड़ेगा, हम दुश्मन को भी एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेज के बियॉन्ड आप गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, ना कि वहां की पॉपुलेशन से। ठीक है, ये हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम वहाँ की पॉपुलेशन से नहीं, हम सरकार से बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है, कर्नल साहब आपके पास आ रही हूँ, कि कुछ ऐसे ही हालात हैं जो पाकिस्तान में हुआ करते थे, आज बांग्लादेश में भी है। हालांकि बांग्लादेश इस चीज़ का आदी है, क्योंकि बांग्लादेश के इतिहास में भी मार्शल लॉ लग चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से मार्शल लॉ लगता है, जिस तरीके से अंतरिम सरकार की बात होती है, उनकी सोच बिल्कुल बदली हुई है। मुजीबुर रहमान की, जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश की, उनकी मूर्ति जिस तरीके से तोड़ी गई, जो हमला किया गया, ये सीधे सीधे भारत पर हमला है। ये संदेश और संकेत साफ साफ दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है। और अगर पूरे प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो न केवल बांग्लादेश, हम अपने पड़ोसी देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तमाम जगहों पर चीन का हस्तक्षेप देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए कितनी बड़ी चैलेंज, और कैसे फूंक फूंक कर कदम रखें। डिप्लोमेटिक में तो बहल साहब ने समझा दिया है, लेकिन सेना क्या सोचती है उस लिहाज से, अगर एक देश में मार्शल लॉ लगा हो और दूसरे देश को उससे बात करनी हो स्थिति को काबू में लाने के लिए, तो क्या हो सकता है? कर्नल सर, बांग्लादेश के जो चीफ है वो ये जानते हैं कि उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज के अंदर होती है। तो हमें उनको ये बताना है, अब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कैसे बताया जाए ये वो जाने, लेकिन ये बताना है कि अगर आपने इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि वहाँ की माइनॉरिटी को सुरक्षा दी जाए, वो नहीं किया, तो हम इस ट्रेनिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। इन ए लैंग्वेज इट शुड बी कन्वेड द वे दे अंडरस्टैंड। बहन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो फैसिलिटीज आज वो ले रहे हैं, जो व्यापार वो ले रहे हैं, उसके बारे में भी ये बताना होगा। ये आपका मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी और एग्जाम्पल बतानी होगी कि अगर आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, कि आज उनकी क्या हालत है। आज पाकिस्तान के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं और वहाँ की आवाम कह रही है कि हिंदुस्तान के साथ व्यापार शुरू करो। जब से ये बंद हुआ है तब से पाकिस्तान की हालत खराब हुई है, ये उन्हें बताया जा सकता है। और एक बात ये कि ये कहना कि ये स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन का इशू था, टोटली गलत है। अगर ऐसा रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कि रिजर्वेशन की लिमिट 30% से घटा के 7% कर दी जाए, बात खत्म हो गई थी। लेकिन क्या ये जो अब हो रहा है कि 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहां का इंडिया कल्चरल सेंटर तबाह कर दिया गया, इस्कॉन टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया, इतना ही नहीं व्यापारी दुकानें, घर, इतना ही नहीं, जो खास बात है
ऑफेंसिव होकर काम नहीं चलेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। जल्दी से विनोद जी के पास भी आते हुए, बड़ा महत्वपूर्ण है विनोद जी, देखिए बार बार ये कहा जाता रहा कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि स्थिति ऐसी बनी कि यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। 1988 में इसको इस्लामिक देश बना दिया गया। धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी अब भी की जा रही है, लेकिन अल्पसंख्यक ही टारगेट पर हैं। क्या हमारे देश के लिए समय नहीं आ गया है कि हम जल्द से जल्द अपने देश को हिंदू राष्ट्र की घोषित करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं और एनआरसी को लागू करने का जो वक्त, जो हम कह रहे हैं कि सही समय यही हो सकता है, एक एक करके अगर सीढ़ियां चढ़ने लगे तो शायद हम अपने मकाम तक पहुंच जाएंगे। विनोद बंसल जी। अकेले पंचगढ़ जिले के अंदर घर, जिनेदाह में 20 घर और जैसपुर में 22 दुकानें खाने पड़ती। आप देखिएगा, अगर मान लो घर में रहते या मंदिर में रहते तो उनकी क्या स्थिति होती है वो पता लगता है। लेकिन अब इन सब स्थितियों के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, इस बात को समझना पड़ेगा। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देखिए, चाहे भले और सरकार के साथ सॉलिडरिटी की बात विपक्ष कर रहा हो, आज की बात है, वो कल कुछ और बोलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ भारत के जो जिहादी कट्टरपंथी समुदाय हैं, जमीयत उलमा हिंद हो या दारुल देवबंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, क्या इनमें से किसी के मुंह में से एक आवाज निकली कि उन्हें ठीक नहीं है? भारत के अंदर कुछ थोड़ा सा हो जाता है तो चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। आखिरकार राहुल गांधी और वो सब जो जमात है वो कहाँ किस बेल में छुपे हुए हैं? मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी तो आज पहुंचे हुए थे साहब, सर्वदलीय बैठक में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कह दिया है कि जो भी फैसला होगा उसके साथ होंगे, ये तो कह दिया है कम से कम विपक्षियों ने। ममता बनर्जी भी यही कह रही है, साथ कह रही है देंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जी के वक्त के बारे में पता है ना आपको। मैं कहता हूँ आज होकर के इस बात की जानकारी, इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमने सीए का विरोध किया, वो गलत किया। अब सीए जैसा कानून दोबारा से बनाया जाना चाहिए। 2014 की जो अवधि को अब 2024 कर देना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि जितने भी पीड़ित प्रताड़ित लोग आए हैं या आने वाले हैं, उन सबको हम स्वागत करें हृदय की गहराइयों से। लेकिन कोई अत्यवादी, आतंकवादी और जो कट्टरपंथी ताकत है उस हमारी सीमा को अनधिकृत रूप से क्रॉस न कर सकें, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देखिए, ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री आप देखिए जिहादियों को पालने का काम करती हैं और यहाँ पर जो है ना, अगर हिंदू कोई आ जाता है, शरणार्थी आ जाता है तो उसको भगाने का काम करती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना जी, ये तो दो तरफा जो रुख है। लेकिन अब इस सब चीजों को एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, कम्युलेटिवली देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अब कलेक्टिव अप्रोच की, बिल्कुल कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है विनोद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही बात अगर देखिए डिप्लोमेसी के स्तर पर देखें तो डॉक्टर बहल ने बहुत कुछ समझाया कि हम उस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कर्नल साहब ने भी बताया, और खास तौर से जब हिंदू और हिंदुत्व की बात आई, विनोद बंसल जी ने समझाया। कुल मिलाकर अगर देखें कि अब कलेक्टिव एक स्टेप उठाने की जरूरत है, मल्टी प्रोंग एक्शंस जिसे कहा जाता है, वो करने की जरूरत है। और शायद अगर इस तरीके से भारत सरकार कदम उठाएगी तो निश्चित बांग्लादेश भी सुरक्षित रहेगा, बांग्लादेश के अंदर के हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे और उससे बढ़कर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, जो कि इस वक्त घुसपैठियों की जद में है। इसलिए समय रहते कुछ ऐसे कदम है जिसे सरकार को बिना सोचे उठा लेना चाहिए। उम्मीद यही है बेहतर तस्वीर हमारे बीच होगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हमें समय दिया। बेहद सार्थक डिस्कशन आज हुआ है और बात यहां से जो निकली है सरकार तक जरूर पहुंचेगी। कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से और एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर जो भी कंफ्यूजन से दूर होते हुए अब उसे लागू करने का जो सही समय है वो यही है, क्योंकि देश को बचाना है उन घुसपैठियों से जिनकी सीधी नजर हम पर है। सावधान और सतर्क रहिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।